चलिए बेटा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ऑनलाइन वाले बच्चे कनेक्टेड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट किया जाए, सब बच्चे रेडी बच्चों? चलो ऑनलाइन टीम, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी कनेक्ट हो जाओ बेटा, फटाफट हम लोग स्टार्ट करें। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ओके बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम लोगों ने अपनी इस रिपीटर बैच में बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट किया था, और बेसिक कंसेप्ट में मैं अभी तक आप लोगों को शायद तीन कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके थे बेटा। बोलो जी, सबसे पहले दिन मैंने पहला कंसेप्ट आपके सामने रखा था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी बिजनेसमैन की बुक्स ऑफ अकाउंट में हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं तो सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं जिनको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में असेस कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जिनके कारण बिजनेस में मनी आया या जिनके कारण बिजनेस से मनी गया। यानी इसका मतलब यह निकला कि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को हम बुक्स अकाउंट में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं देते। तो याद करिए, मैंने काफी सारे आपके सामने एग्जाम्पल भी रखे थे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी के। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 5,000 रुपए का मशीन परचेस करा, एंट्री करेंगे, मनी ट्रांजेक्शन है। डेटर से कलेक्शन आया, एंट्री करेंगे, मनी ट्रांजेक्शन है। फर्नीचर बेचा, एंट्री करेंगे, मनी ट्रांजेक्शन है। अच्छा, इसके अपोजिट अगर सेल्फ गुडविल, आपकी खुद की गुडविल है, एंट्री नहीं करेंगे। ठीक, इसके बाद हमने बात किया था कि सब आपके पास अगर कोई क्वालिटी प्रोडक्शन करने का टेक्निक है, रेसिपी है, फॉर्मूला है, बट वो आपका सेल्फ जनरेटेड है, क्रिएटेड है, हम उसकी भी एंट्री नहीं करेंगे, मनी ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर बिजनेस का जो ऑनर है वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है तो उसकी इंटेलेक्चुअलिटी का भी हम मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। इसी तरह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, मालिक और कर्मचारी के अच्छे रिलेशन, हेल्दी रिलेशनशिप है, कंपनी के लिए की स्ट्रेंथ है, असेट है, लेकिन हम उसकी भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं करते। तो हम कौन से ट्रांजैक्शन इवेंट रिकॉर्ड करेंगे जिनको मॉनेटरी टर्म में हम मेजर कर सके, और जिन ट्रांजैक्शन इवेंट के कारण हमारे बिजनेस में पैसा आए या बिजनेस से पैसा जाए। हाँ जी बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। याद है बच्चों? इस कंसेप्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके सामने कई सारे ट्रांजैक्शन या इवेंट के एविडेंसेस रखे जाएंगे, पेपर रखे जाएंगे, डॉक्यूमेंट रखे जाएंगे, लेकिन आप उस ट्रांजैक्शन के ऊपर के फॉर्म, ऊपर के फॉर्मेट, ऊपर के डॉक्यूमेंट पे मत जाइए। आप उस ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस को देखिए, उसकी रियलिटी, फैक्ट, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को देखिए, और ट्रांजैक्शन को सही रूप में समझने के बाद रिकॉर्ड करिए, बजाय कि ट्रांजैक्शन ऊपर से आपके सामने प्रिपेयर करके, तैयार करके, कुक्ड करके, बनावट करके आपके सामने रख दिया। उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है उस ट्रांजैक्शन के अंदर की डेप्थ से, वो ट्रांजैक्शन सही रूप में क्या है उसको हम दिमाग में रख के, उसका एनालिसिस करके देन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैंने आपको तमाम एग्जाम्पल दिए थे कि साहब आप अकाउंटेंट हैं, कंपनी ने आपको बोल दिया साहब हमने गुड्स परचेस करा, और आप क्या देखते हो? कंपनी का नाम देखते हो। आपने कंपनी का नाम देखा और आपने एंट्री कर दी परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। भाई सिर्फ बिल देखने से मतलब नहीं है, बिल की तारीख देखने से भी मतलब नहीं, बिल पे कंपनी का नाम है वो देखने से मतलब नहीं। आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी ने क्या परचेस करा। पता चला कंपनी ने जो परचेस करा वो ऐसा मटेरियल परचेस करा जो मटेरियल की कंपनी के अंदर काम ही नहीं आता, तो ऐसे केस में आपने जो परचेस दिखाया वो गलत परचेस दिखाया। वो गुड्स ऐसा परचेस किया था जो बिजनेसमैन के घर काम आ रहा है, तो ऐसे केस में ड्राइंग्स है, आपको परचेस डेबिट करना ही नहीं था, आपको डेबिट किसको करना चाहिए? ड्राइंग्स। तो हमने सेकंड कंसेप्ट समझा था। ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान दीजिए, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। ठीक, इसके बाद कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म भी मैं समझा चुका था बेटा आपको। कंजर्वेटिज्म में हम लोगों ने समझा था कि देखो, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं
तो हम कंजर्वेटिज्म यानी प्रूडेंशियल बेसिस पे करते हैं। और कंजर्वेटिज्म यानी प्रूडेंशियल बेसिस का मतलब, अगर हमारे बिजनेस में किसी प्रकार के एक्सपेंसेस या लॉस हैं तो उनको तो हम रिकॉर्ड करते ही हैं, और अगर कोई एक्सपेंसेस या लॉस प्रोबेबल है तो उस प्रोबेबल को भी हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इनकम या गेन वो रिकॉर्ड करेंगे जो इनकम या गेन कंफर्म है। अगर कोई इनकम या गेन प्रोबेबल है तो उस प्रोबेबल को हम रिकॉर्ड नहीं करते। यानी प्रॉफिट कंसिडर करते समय, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते समय, प्रॉफिट डिटरमाइन करते समय हम बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच पे चलते हैं, ताकि हमारे प्रॉफिट किसी भी रूप में ओवर स्टेटेड ना हो पाए, और एक बार अगर प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हुए तो आप गलत डिविडेंड बांट बैठोगे। इसलिए हम कंजर्वेटिज्म की अप्रोच पे काम करते हैं। और बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को स्टॉक पर भी लेके गया था कि सब स्टॉक का वैल्यूएशन का फॉर्मूला हमारा बनता है कॉस्ट लेंद्र। क्या फॉर्मूला बनता है बेटा? कॉस्ट या एनआरवी दोनों में से जो कम। और ये जो बना है ना बेटा अर्पण, किसके बेसिस पे बना है? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के बेसिस पर। पक्का? क्लियर? चलो, और उसके बाद बेटा कल मैंने स्टार्ट भी कर दिया था कंसिस्टेंसी, और आधा आपको समझा भी दिया था बच्चों कंसिस्टेंसी। ऑनलाइन वाले बच्चों, अर्पित भाई, शिवानी, पूरी टीम, कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। हाँ बेटा, गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑफलाइन वाली टीम, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम लोगों के सामने आया है, और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन इस मनी मेजरमेंट से रिलेटेड है। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, मैं अभी पब्लिक के सामने रखता हूं। हाँ, 2 मिनट बेटा। हाँ, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन, आपका इतना अच्छा क्वेश्चन है कि उसको समझाने के लिए जो एग्जिस्टिंग है इस पर मैं कालिक पोत देता हूं। चलो बच्चों, मेरे सामने अभी एक फिलहाल क्वेश्चन ये आया कि साहब, जब आपने एक तरफ तो कहा कि साहब नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन यानी आइटम्स को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो सर आप ये बताओ, जो डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं, डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, डेप्रिसिएशन मनी ट्रांजैक्शन ही है। डेप्रिसिएशन क्या है बेटा? हम भले ही डेप्रिसिएशन को नॉन कैश बोलते हैं, बट नॉन मनी नहीं बोल सकते। इन डेप्रिसिएशन के लिए कभी आपका पैसा लगा ही नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। प्रैक्टिकली क्या होता है, आपने कोई एक फिक्स एसेट परचेस की है 10 लाख रुपए की, तो जिस समय आपने एसेट परचेस की उस समय आपने 10 लाख रुपए का मनी ट्रांजैक्शन कर लिया, और ये एसेट आपने परचेस किया अपने बिजनेस में यूज करने के पर्पज से। तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन ये जो 10 लाख रुपए की आपकी कॉस्ट है, इसका सिस्टेमेटिक अलोकेशन है, इसका सिस्टेमेटिक बंटवारा है। कॉस्ट तो लगा चुके हो, मनी तो आप इनकर्ड कर चुके हो, सिर्फ उसको सिस्टेमेटिकली 1-1 लाख 1-1 लाख 1-1 लाख 1-1 लाख रुपए हम राइट ऑफ कर रहे हैं। बराबर बेटा? तो डेप्रिसिएशन अपने आप में नॉन कैश है, लेकिन उसके लिए पहले ऑलरेडी हम मनी इनकर्ड कर चुके। कब कर चुके? जब आपने एसेट एक्वायर किया था। तो डेप्रिसिएशन की अगर मैं डेफिनेशन भी बोलूंगा ना, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टेमेटिक अलोकेशन। ये एक सिस्टेमेटिक अलोकेशन है। किसका? डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ असेट। असेट की कौन सी वैल्यू का? डेप्रिसिएबल वैल्यू का। और डेप्रिसिएबल वैल्यू ऑलरेडी आप इनकर्ड कर चुके हो, खर्चा कर चुके हो। तो डेप्रिसिएशन आप भले ही नॉन कैश बोलते हैं, लेकिन अकाउंटिंग एंट्री इसलिए करते हैं क्योंकि हमने असेट को खरीदा है, उस समय मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, और ओवर द पीरियड वो असेट हमारी बिजनेस के पर्पज से यूज हो जाएगी, एक्सपायर्ड हो जाएगी। पक्का बेटा? परफेक्ट।
चलो, बहुत अच्छा डाउट। ऑनलाइन किसी प्रकार का डाउट बेटा? रिपीट। ओके बच्चा, चलो। ये कंसेप्ट भी मैंने कल के लेक्चर में आधा करा दिया था, मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान देना बेटा। हम बात करें थे बच्चों कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। अब बेटा सबसे पहले तो बेटा मैं आपको कंसिस्टेंसी शब्द का मतलब समझाऊं। कंसिस्टेंसी का मतलब निकलता है यूनिफॉर्मिलिटी, समानता, एक रूपता, एक जैसा, कंटिन्यूटी। और सही मायने में बोलेंगे तो यूनिफॉर्मिलिटी यानी एक जैसा। अब कंसिस्टेंसी को समझाने के लिए कल मैंने आपके सामने 2 से 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए थे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था वीरेंद्र सहवाग, बहुत अच्छे क्रिकेटर, लेकिन इनके लिए फेमस था कि साहब इनके परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है। मतलब किसी मैच में 200 का स्कोर खींच दिया, किसी मैच में 300 का स्कोर, फिर लगातार 0-0 पे आउट हो गए। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि साहब इंडिया में ही ऐसा खेले तो साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही इनका परफॉर्मेंस होगा। इसके अपोजिट राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ का नाम ही मिस्टर कंसिस्टेंट के नाम से जाना जाता था कि सब किसी भी कंट्री हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, वेस्ट इंडीज हो, कोई भी अपोनेंट हो या किसी भी कंट्री में खेल रहे हो, किसी भी तरह का एनवायरनमेंट हो, किसी भी तरह का वेदर हो, ये एक तरह से मैदान में टिक के 40-50, 40-50, 30-35, 40-50 इतना कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से टीम को कर ही देते थे। तो इनके परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी थी, भरोसा था। इसी तरह से अब अगर हम अपनी बात करें, बताओ जी, हमने स्टार्टिंग के चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा दिए और बाद में के चैप्टर उतने अच्छे से नहीं पढ़ाए, तो यार हम लोगों को अंदर से गिल्ट कॉन्शियस होगा कि यार हम लोगों ने कंसिस्टेंटली काम नहीं करा। मजेदारी की बात तो तब है ना कि जब हमने पहला चैप्टर जिस डेप्थ से पढ़ाया उतनी डेप्थ से आपका आखिरी चैप्टर भी हो, तो कंसिस्टेंसी। और ये कंसिस्टेंसी में आप पे भी बात करता हूं। क्या होता है बेटा, आपने बीकॉम एग्जाम दी या 12th की एग्जाम दी, तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग साल भर तो पढ़ते नहीं, आखिरी के 2 महीने पढ़ लेते हैं और एग्जाम क्लियर भी कर लेते हैं। लेकिन ये सीए प्रोफेशन है, यहां अगर आप सोचोगे कि आखिरी के 2 महीने पढ़ लेंगे तो पॉसिबल नहीं बच्चों, एक मोमेंटम ही नहीं बनेगा। यहां आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी एक जैसा आपको पढ़ना है, लगातार स्टडी करनी है, रेगुलर होमवर्क करना है, बहुत ज्यादा नहीं बट बैलेंस, बट रेगुलर। तो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब यूनिफॉर्मिलिटी। अब इसको मैं फिट करने जा रहा हूं बच्चों अकाउंट पर, सुनना। जब भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल बोलता है कि आपने जो एक बार अपनी अकाउंटिंग मेथड तय कर ली, आपको उन्हीं अकाउंटिंग मेथड को ईयर टू ईयर फॉलो करना है। सिमिलरली एक बार जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई कर ली, आपको एवरी ईयर उसी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करना है। हम आपको अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग मेथड से खिलवाड़ करने की परमिशन नहीं देंगे कि जब चाहे तब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बदल लो या अकाउंटिंग मेथड बदल लो, ये नहीं चलेगा। इस पर्पस से कंसिस्टेंसी। बेसिकली दिक्कत क्या है, अकाउंट के अंदर एक ही अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है और ये सारी मेथड इक्वली एक्सेप्टेड मेथड है। और कई बार कंपनी क्या कर सकती है, कलाबाजी कर सकती है कि एक बार मेथड ये लगा दिया, अगली बार मेथड चेंज कर दिया। लेकिन मेथड चेंज करने से पता है प्रॉफिट चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे डिप्रिसिएशन का नाम सुना बच्चों आपने? अब तो डिप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो डिप्रिसिएशन लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड है। लेकिन अब अगर मान लो आपने डिप्रिसिएशन लगाने के लिए सपोज करें एसएलए मेथड को फॉलो करा और अब आप चाहो कि उसी असेट पर मैं मेथड चेंज कर लूं डब्ल्यूडीवी, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर एसएलएम पे चल रहे थे एसएलएम पे चलना पड़ेगा, डब्ल्यूडीवी पे चल रहे थे डब्ल्यूडीवी पे चलना पड़ेगा। आप सोचिए कि साहब लेनिन बिल्डिंग पर
बिल्डिंग पर मैं डिप्रिसिएशन एसएलएम से लगा लूं, अगले साल फिर डब्ल्यूडीवी पे आ जाऊं, फिर एसएलएम, फिर डब्ल्यूडीवी, फिर एसएलएम, फिर डब्ल्यूडीवी, ये नहीं चलेगा। इसी क्लोजिंग स्टॉक का नाम सुना होगा बेटा आपने। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए फीफो मेथड भी है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए वेटेड एवरेज मेथड भी है। और मेथड की बात करोगे तो इन्वेंटरी नाम के चैप्टर के अंदर फीफो, लीफो, नीफो, हीफो, ऐसी बहुत सारी मेथड, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, पीरियोडिकल वेटेड एवरेज, मूविंग एवरेज, ऐसी बहुत सारी मेथड्स हैं। अब आप बताओ, अगर आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन फीफो से करने तो फिर आपको फीफो 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 पे जाना है। अगर आप वेटेड एवरेज से कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज पे जाना है। आपको ये कलाबाजी नहीं करने देंगे कि कभी फीफो, कभी वेटेड एवरेज, कभी फीफो, कभी वेटेड एवरेज, कभी फीफो, कभी वेटेड एवरेज। बोलो, आपको ये अगर करतब करने देंगे तो देखो आपके सामने क्या पोजीशन बनेगी। सपोज करें ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेडिंग पीएनएल है। अब देखो यहां लास्ट ईयर की फिगर लिखी है, करंट ईयर के, लास्ट ईयर के, करंट ईयर के। अब बताओ बेटा, बच्चों यहां पर ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिखेगा, यहां पर भी बताओ बेटा डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिखेगा। अब कंपनी चालाकी क्या कर सकती है, यहां डेप्रिसिएशन निकाल दिया एसएलए मेथड से और यहां डेप्रिसिएशन निकाल दिया डब्ल्यूडीवी मेथड से। बोलो ऐसे केस में जनरल पब्लिक को तो अमाउंट ही रिफ्लेक्ट होना है, और आपने मेथड चेंज कर दी, मतलब डेप्रिसिएशन का फिगर चेंज कर दिया, और इसका सीधा इफेक्ट कहां आएगा, आपके नेट प्रॉफिट पर। हो सकता है आपके करंट ईयर के नेट प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। अब जो जनरल पब्लिक है वो बेचारी जनरल पब्लिक इस बात को थोड़ी एनालिसिस कर पाएगी कि साहब आपके इस साल जो प्रॉफिट बढ़े वो किस कारण से बढ़े, जबकि आपने मेथड चेंज करके प्रॉफिट को हो सकता है इंक्रीज कर लिया। ऐसे ही जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो आप बताइए यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, क्योंकि क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक से हमारे जीपी एनपी पे फर्क पड़ेगा। अब बताओ, पब्लिक को तो यहां पर दिखता है अमाउंट, यहां पब्लिक को दिखाई देगा बेटा अमाउंट। अब आपने ये क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कर लिया, सपोज करें फीफो मेथड से, और ये क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कर लिया वेटेड एवरेज से। बोलो दोनों ही केस में क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट चेंज हो जाएगा कि नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट चेंज हो जाएगा तो उसका इफेक्ट जीपी एनपी चेंज हो जाएगा, बराबर ना बेटा। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी, कि नहीं साहब अगर आप फीफो मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको फीफो ही अप्लाई करनी, यानी आपकी अकाउंटिंग मेथड, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म। अब मुद्दा उठता है बच्चों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोलो बेटा क्या है तक सब बच्चों को पहले तो क्लियर है ईमानदारी से? हाँ बेटा, ठीक है बेटा, ओके बेटा। अब बच्चों ध्यान से देखना, आप ये बताओ क्या हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में जीवन में कभी चेंज कर ही नहीं सकते क्या? बहादुर बच्चों, देखो एक बार अभी तक तो क्या बोल रहे थे, कंसिस्टेंसी, मतलब आपकी अकाउंटिंग मेथड, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, आप चेंज नहीं करोगे। इधर बेटा फर्स्ट बेंच, बोलो बेटा क्या हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग मेथड चेंज ही नहीं कर सकते क्या? जैसे ये पारस नाम के सज्जन, सॉरी, ये बोलो एक बार गलत दिशा में चल निकले तो इनको जीवन में कभी सुधरने का मौका देंगे कि नहीं देंगे? वैसे ही अगर आपकी अकाउंटिंग मेथड या अकाउंटिंग पॉलिसी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, कुछ डेफिशिएंसी, डिस्क्रिपेंसी है, तो आपको चेंज करने का मौका देना पड़ेगा। और अब मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं कि क्या हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग मेथड में चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो मैं आपके सामने 3 ऐसे लॉजिकल ग्राउंड रखने जा रहा हूं, वो 3 लॉजिकल ग्राउंड में से कोई भी एक लॉजिकल ग्राउंड आपके पास होगा, सेटिस्फाइड करेंगे, तभी जाके आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कब कब देखिए, सबसे पहले ड्यू टू चेंज इन लॉ,
समझो मैं, आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में यूं चेंज नहीं कर रहे हैं। सब जो लॉ है, एक्ट है, कानून है, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल होता है, उसमें चेंज हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, सब ये कंपनी है XYZ कंपनी लिमिटेड। अब बताओ जी, ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, और कंपनी एक्ट के अंदर डेप्रिसिएशन लगाने की मेथड सपोज करें SLM WDV, दोनों मेथड अप्रूव्ड है। मान लो कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट आ गया कि सब SLM मेथड विड्रॉन, तो जितनी भी कंपनी जो आज की तारीख में SLM मेथड पे काम कर रही थी, उसको मजबूरी में किस पे आना पड़ेगा? WDV पे आना पड़ेगा। अब ये जो मेथड में चेंज करा, आपने अपनी मर्जी से नहीं करा, ये करा है ड्यू टू चेंज इन लॉ, ड्यू टू चेंज इन एक्ट। और लॉ या एक्ट में चेंज होने के कारण करा, तो फिर आप अपनी अकाउंटिंग मेथड या पॉलिसी में चेंज कर सकते हो, ये चेंज एक्सेप्टेड है। पक्का बेटा? चलो दूसरा, ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लिखा बच्चों? चलो जी, अब बताना बेटा, बताओ जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ड्राफ्ट करने का काम कौन करता है? ICAI। और ICAI समय समय पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिवाइज भी करती है। बताओ जी, जैसे डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 डेप्रिसिएशन के लिए SLM WDV दोनों मेथड को अप्रूव करता है। मान लीजिए ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज किया, और अब इंस्टीट्यूट का मानना है कि सब इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करते हुए कुछ लॉजिकल ऐसे ग्राउंड्स उनको देने पड़ेंगे, और मान लीजिए ऐसा ग्राउंड दिया कि सब SL मेथड को हम विड्रॉ करें। अब ICAI एक प्रोफेशनल बॉडी है, और आप हम सब CA लोग उस प्रोफेशनल बॉडी के प्रोफेशनल मेंबर्स हैं, और हमें अपनी इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए हुए डायरेक्शन को कंप्लाई करना पड़ेगा। और अगर ये कंपनी है, तो कंपनियों को तो वैसे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किए हुए चेंजेस या अमेंडमेंट को फॉलो करना है। अब यहां कंपनी जो कि SL मेथड पे काम कर रही थी, अब बताओ SL मेथड को चेंज करेगी, और SL मेथड को चेंज करके किस पे आएगी? WDV। और ये जो चेंज कंपनी ने करा, अपनी मर्जी से नहीं करा, ये किसमें चेंज होने के कारण करा? ये उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज होने के कारण करा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज होने के कारण करा, तो फिर ये चेंज एक्सेप्टेड है। तो ऑनलाइन वाले बच्चों, देव मीणा, ध्यान देना बेटा, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहे देव। इसमें हम बात करें कि कंपनी ने जो अपनी अकाउंटिंग मेथड या पॉलिसी तय की, क्या कंपनी कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के कारण उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकती? देखो, हम एक बार तो बोलते हैं कि नहीं साहब, पॉलिसी और मेथड, अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग मेथड आपकी किसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसका मतलब यह कि फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं कर सकते, चेंज ही नहीं कर सकते, बात नहीं है यार। चेंज तो कर सकते हो, और चेंज करने के लिए आपके पास इतना इजी भी नहीं कि जब चाहे तब चेंज कर लें। तीन में से कोई एक लॉजिकल ग्राउंड होगा, तभी जाके आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी या मेथड चेंज कर पाएंगे। पहला मैंने आपको बताया ड्यू टू चेंज इन लॉ, अगर लॉ यानी कानून में परिवर्तन हुआ, इसके कारण आप चेंज करें तो चलेगा। दूसरा, ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसी प्रकार का चेंज हुआ, इसके कारण चेंज करें तो भी चलेगा। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता बेटा, फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉपर डिस्क्लोजर, उचित प्रकटीकरण के उद्देश्य से। यहां आपको बच्चों साबित करना पड़ेगा कि हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी मेथड में चेंज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर मैनर में, एप्रोप्रिएट मैनर में कंपनी का ट्रू एंड फेयर स्टेटस, कंपनी की सही स्थिति लोगों तक रिफ्लेक्ट कर पाए, जनरल पब्लिक तक रिफ्लेक्ट कर पाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे सुनो, बताओ, अभी तक मैं डिप्रिसिएशन की बात कर रहा था। हाँ, डिप्रिसिएशन की एक मेथड है बेटा SLM,
और डेप्रिसिएशन की दूसरी मेथड कौन सी बच्चों? अच्छा, बेटा एसएलएम डब्ल्यूडीवी दोनों ही एक्सेप्टेड है ना बच्चों? लेकिन क्या एसएलएम कहां लगनी चाहिए, डब्ल्यूडीवी कहां लगनी चाहिए, पता है आपको? क्या बच्चों अपन ऐसा करें, टॉस करें, कॉइन लें, टॉस करें, हेड या टेल करें और उसके बेसिस पे तय करें एसएलएम डब्ल्यूडीवी? और अगर ऐसा करना बेटा, और मान ली अर्पण नाम का बंदे ने या अपने कॉइन थोड़ा तेजी से उछाल दिया, अर्पण नाम का बंदा खींच करके भाग जाएगा। तो सुनो बच्चों, एसएलएम मेथड आपको वहां लगानी चाहिए जहां असेट से मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक लाभ एवरी ईयर एक जैसे हो, यूनिफॉर्म। किसे होने चाहिए? कोई असेट है और उससे मिलने वाले जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, आर्थिक लाभ है, यूनिफॉर्म, एक जैसे। तो वहां मेथड कौन सी लगाओगे? एसएलएम। बराबर बेटा? जैसे मान लो ये मैंने इतना बड़ा प्रेमाइसिस परचेस करा, यहां बताओ जी 200 लोगों को बैठाने की कैपेसिटी है। अब बताओ यहां की जो अर्निंग कैपेसिटी एक जैसी 200 लोगों की है, तो इस प्रेमाइसिस की अर्निंग कैपेसिटी यूनिफॉर्म है, तो बोलो जी मेरे को डेप्रिसिएशन भी कौन से मेथड से लगाना चाहिए? एसएलएम, क्योंकि यहां की अर्निंग कैपेसिटी क्या है? यूनिफॉर्म। और अगर मान लो जी इसकी अर्निंग कैपेसिटी डे बाय डे रिड्यूस हो रही है, मतलब मशीन जब नई थी तो इसकी अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा थी और उसके बाद अर्निंग कैपेसिटी डे बाय डे कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, तो फिर ऐसे केस में मेरे को मेथड कौन सी लगानी चाहिए? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, मान लीजिए आपने फोटोकॉपी मशीन खरीदी, अब बताओ बेटा फोटोकॉपी मशीन नई होती है तो ज्यादा इफिशियंसी, ज्यादा क्वालिटी से काम करती है, और मशीन जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उसकी क्वालिटी, कैपेबिलिटी, इफिशियंसी कम होती चली जाती है। अब बताओ कंपनी ने अगर मान लो फोटोकॉपी मशीन खरीदी, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने ताकि बात आपको क्लियर हो जाए, कंपनी ने अगर फोटोकॉपी मशीन परचेस की तो उस पर डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड से लगना चाहिए था उसको? डब्ल्यूडीवी। बराबर बेटा? अब आपने डब्ल्यूडीवी के बजाय लगा दिया था एसएलएम से। बोलो फोटोकॉपी मशीन के नेचर के अकॉर्डिंग लगाना था डब्ल्यूडीवी से, लगा किससे दिया? एसएलएम। तो बोलो गलत मेथड लगा दी कि नहीं? और गलत मेथड अप्लाई कर देने से बच्चों यहां डेप्रिसिएशन का अमाउंट गलत हो गया, यहां नेट प्रॉफिट का फिगर गलत हो गया, यहां फिक्स असेट का फिगर गलत हो गया, यहां रिजर्व इन सरप्लस का फिगर गलत हो गया। बराबर है? क्या ये आपके पीएनएल बैलेंस शीट जब पब्लिक के पास जाएंगे तो डेप्रिसिएशन का सही फिगर दिखा पाएंगे? नहीं। नेट प्रॉफिट गलत तो रिजर्व इन सरप्लस भी गलत, रिजर्व इन सरप्लस का सही इफेक्ट दे पाएंगे? नहीं। डेप्रिसिएशन गलत तो बोलो फिक्स असेट भी गलत। अब ऐसे केस में हम अपने ऑडिटर को इस बात के लिए कन्विंस करेंगे कि सब पुरानी पॉलिसी के कंपैरिजन में नई पॉलिसी ज्यादा बेटर है, और नई पॉलिसी से जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन का फिगर भी सही होगा, प्रॉफिट भी हमारे रियलिस्टिक प्रॉफिट निकल के आएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस जो सही है वो शो होगा, और फिक्स असेट भी उसकी अपडेटेड वैल्यू पर शो हो पाएगी। मतलब आपको साबित करना पड़ेगा कि सब पुरानी पॉलिसी के कंपैरिजन में, ओल्ड पॉलिसी के कंपैरिजन में न्यू पॉलिसी ज्यादा बेटर है। और ये आपने साबित कर दिया तो आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी या मेथड में चेंज कर सकते। तो बोलो बड़ा, क्या कंसिस्टेंसी से बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से बोलो। नटशेल में बात करें कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, दैट मींस आपकी अकाउंटिंग मेथड, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म। क्या फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर सकते हैं? नहीं। बार बार चेंजेस कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, कर ही नहीं सकते ऐसा है क्या? कर तो सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब तीन में से कोई एक लॉजिकल ग्राउंड हो। पहला ग्राउंड,
लॉ में चेंज हो गया दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज हो गया तीसरा, प्रॉपर डिस्क्लोजर। भाई पुरानी पॉलिसी का कंपैरिजन में हम ये साबित कर दें नई पॉलिसी ज्यादा बेटर है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, और नई पॉलिसी से जो पी&एल बैलेंस शीट बनेगा वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ट्रू एंड फेयर स्टेटस शो करेगा तो एक्सेप्ट किया जाएगा। बोल बेटा, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से कोई डाउट बच्चों? पक्का? चलो अब लिखिए बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल एक तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट मेथड, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की मेथोडोलॉजी है। इसी को मर्केंटाइल बेसिस भी बोलते हैं, बराबर बेटा? मर्केंटाइल बेसिस भी हम इसको नाम देते हैं। चलो अब बहुत ध्यान से सुनना, सपोज करें आपके सामने करंट ईयर है 24-25, बराबर बेटा? जब हम एक्रूअल बेसिस पर अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं तो एक्रूअल का हिंदी मीनिंग ये बनता है अर्जन उपार्जन, यानी कि आप अपनी जब इनकम लिखेंगे तो इनकम वो लिखेंगे इस अकाउंटिंग ईयर में जो इनकम आपने करंट ईयर में अर्न कर ली। अर्न कर ली मतलब जिसके लिए आप काम कर चुके हो, सर्विसेज दे चुके हैं, अपनी ओर से वर्क डन हो चुका है। सिमिलरली एक्सपेंसेस वो रिकॉर्ड करेंगे जो अकाउंटिंग ईयर 24-25 में जिन एक्सपेंसेस का बेनिफिट बिजनेस के पर्पज से ले चुके हो सकता है उसमें से कुछ एक्सपेंसेस अभी पे किए और कुछ पे करना बाकी है। देखो कैसे, समझना बेटा। मान लीजिए आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं एक्रूअल बेसिस पर, या आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया ईयर 24-25 का। अब यहां जब हम अपनी इनकम लिखेंगे तो इनकम वो लिखेंगे जो ड्यूरिंग द ईयर में इनकम आपकी एक्रूड हो चुकी है, अराइज हो चुकी है, अर्नड हो चुकी है। अर्नड हो चुकी मतलब जिसके लिए आप काम कर चुके हो, जिसके लिए सेवाएं दे चुके हो, सर्विसेज दे चुके हो। अराइज हो चुकी है मतलब जो इनकम उत्पन्न हो चुकी है, जिस इनकम का बर्थ हो चुका, जो इनकम जन्म ले चुकी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने 20 लाख रुपए का माल बेचा, सेल कर चुके हैं, हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज अगर मान लो एक सीए के तौर पर मैंने 2000 क्लाइंट को सर्विसेज दी तो 2000 क्लाइंट से जो मेरी फीस बनती है उसको मैं यहां लिख सकता हूं। अब हो सकता है इसमें से कुछ क्लाइंट से फीस अभी आना बाकी है, या मान लो साल भर में मैंने 200 बच्चों को पढ़ाया तो 200 बच्चों की जो फीस है वो मेरी एक्रू हो चुकी, अर्न हो चुकी, अराइज हो चुकी, उसको मैं इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करूंगा। अब हो सकता है इसमें से कुछ अमाउंट अभी हमें मिला और कुछ अमाउंट नहीं मिला, लेकिन बात अगर हम एक्रूअल बेसिस पे कर रहे हैं तो हम 24-25 में वो सारी इनकम लिखेंगे जो इनकम की ड्यूरिंग द ईयर में एक्रू हो गई, अराइज हो गई, अर्न हो गई, कमा ली गई, जिसके लिए सर्विसेज दी जा चुकी है। बराबर बेटा? कोई डाउट? पक्का? चलो डेबिट में हम एक्सपेंसेस लिखते हैं। एक्सपेंसेस वो लिखेंगे जो एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर में ड्यू हुए। ड्यू हुए मतलब जिसका कि आप बिजनेस के पर्पज से बेनिफिट ले चुके हो, जिसको कि बिजनेस के पर्पज में यूज कर चुके हो। अब हो सकता है इसमें से कुछ खर्चे आपने पे कर दिए और कुछ पे करने बाकी हैं। जैसे हो सकता है पारस को हमें
साल भर की, मतलब इनको मजदूरी पे रखा हमने 5,000 रुपए पर मंथ पर। 12 महीने की मजदूरी कितनी बनी भाई? 60,000। 60,000 में से अभी हमने इनको 50,000 दिए, 10,000 देना बाकी है। 10,000 देना बाकी, मतलब 10,000 आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग को भी हम लिखेंगे क्योंकि हम सर्विसेज ले चुके। पक्का बेटा? लॉजिक इतना क्लियर? चलो अब देखो, इसी बात को मैं दूसरे तरीके से आपके सामने रखता हूं। ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, ईयर 24-25। ये हम बना रहे हैं एक्रूअल बेसिस पर। बोलो जी, हम एक्सपेंसेस यहां पर लिखते हैं तो वो एक्सपेंसेस लिखते हैं जो करंट ईयर में ड्यू हो गए, मतलब जिनके बदले में हमें बेनिफिट मिल चुका है। अभी कैसे लिखेंगे देखो आप, हो सकता है आपने 11 महीने की सैलरी दे दी, 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग को मैंने प्लस कर दिया। और आउटस्टैंडिंग को मैंने इसलिए प्लस कर दिया क्योंकि उस आउटस्टैंडिंग का मैं बिजनेस के पर्पज से बेनिफिट ले चुका हूं। चलो रेंट आपने पे किया मान लीजिए 13 मंथ का, 1 मंथ का प्रीपेड है, तो आप देखिए प्रीपेड को मैंने माइनस करा। क्यों माइनस करा? क्योंकि हमने पेमेंट एडवांस में कर दिया, अभी उसका बेनिफिट इस अकाउंटिंग ईयर में नहीं मिला है। ओके बेटा? चलो इसी तरह से इनकम, बोले इनकम हम वो लिखते हैं जो ड्यूरिंग ईयर में इनकम हमने क्या कर लिए, अर्न कर लिया, ने कमा ली। अब हो सकता कमीशन भी आपको 11 महीने का मिला, 1 महीने का कमीशन आपने कमा लिया लेकिन मिला नहीं। अब आपने कमा लिया मिला नहीं, तो बोलो जी उस कमीशन को बोलते हैं हम एक्रूड कमीशन, और एक्रूड कमीशन को बोलो प्लस करके हम यहां लिख देंगे। बराबर बेटा? ऐसी इंटरेस्ट हो सकता है आपको इंटरेस्ट 13 महीने का मिल गया, 1 महीने का इंटरेस्ट अनअर्न्ड है, एडवांस में है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, तो बोलो उसको मैंने माइनस कर दिया, ताकि आउटर कॉलम में कितने महीने का इंटरेस्ट दिखेगा, सिर्फ 12 महीने का। बोल बेटा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? यानी इसका मतलब ये निकला बच्चों, अगर आप एक्रूअल बेसिस पर वर्किंग कर रहे हैं तो बोलो जी आउटस्टैंडिंग को हम कर देते हैं प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका की आपको बेनिफिट मिल चुका है, बेनिफिट आप बिजनेस के पर्पज से ले चुके हो, बस पेमेंट करना बाकी है। और चूंकि इन एक्सपेंसेस का बेनिफिट बिजनेस पर्पज से करंट ईयर में ले चुके हैं, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। प्रीपेड को हम माइनस कर देते हैं, इसके नाम से क्लियर है बेटा, प्रीपेड यानी पेमेंट इन एडवांस, और पेमेंट इन एडवांस है तो जो रिलेवेंट एक्सपेंसेस है वहां से हम कर देंगे इसको माइनस। एक्रूड इनकम को हम प्लस कर देते हैं। एक्रूड इनकम यानी वो इनकम जो करंट ईयर में आपने जिसके लिए काम करा, सेवाएं दी, सर्विसेज दी, ये इनकम आपने कमा ली है लेकिन मिली नहीं। और अनअर्न्ड इनकम है तो अनअर्न्ड इनकम को क्या कर देते बेटा हम, माइनस। अनअर्न्ड इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बोलो बेटा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? बताओ जी, मन में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डाउट हो, किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो? पक्का? आगे बढ़ा जाए? अब रुको बेटा, यही एक टेक्निकल बात। बोलो जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ये ड्राफ्ट किया बेटा हमारी सी इंस्टीट्यूट ने, ICAI ने। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में हमारी इंस्टीट्यूट बोलती है आपको अपनी अकाउंटिंग किस बेसिस पर करना है, एक्रूअल।
सिमिलरली इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ये एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी बनी हुई थी जिसका हेड ऑफिस लंदन में था, और ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में बात करती थी कि आपको अकाउंटिंग कौन से बेसिस पे करना है। सिमिलरली अगर मैं कंपनी एक्ट की बात करूं तो कंपनी एक्ट 2013 इसका सेक्शन 128 ये भी बात करता है कि आपको अकाउंटिंग कौन से बेसिस पे करना चाहिए, एक्रूअल। और एक्रूअल का मतलब क्या निकला बेटा? एक्रूअल का मतलब ये निकला बच्चों कि आप यहां पर इनकम वो लिखिए जो इनकम की आपने, ये आपका करंट ईयर है 24-25, तो इसके अंदर जो इनकम आप क्या कर चुके हैं, अर्न कर चुके हैं। एक्सपेंसेस वो सारे लिखिए जो एक्सपेंसेस का बेनिफिट आप ले चुके हो, मतलब ड्यू हो चुके हैं, भले उसमें से कुछ एक्सपेंसेस आपने पे किए, कुछ पे करना बाकी है। पक्का? ईमानदारी से यहां तक क्लियर? चलो अब मेरे को बताओ बेटा, क्या एक्रूअल बेसिस से बच्चों को क्लियर है? कहीं किसी बच्चे के मन में कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। पक्का? बोलो। सबसे पहले एक एक लाइन में सारे कंसेप्ट बता दो। सबसे पहला कंसेप्ट क्या पढ़ाया था बेटा मैंने? मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट एक लाइन में, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। हम उसी ट्रांजेक्शन इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं जिसको मॉनेटरी टर्म में हम मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी जिसका वैल्यूशन कर सकते हैं। सेकंड, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म। आपके सामने कोई भी ट्रांजेक्शन दिया है, उसका ऊपर से जो लीगल फॉर्म दिया है आप उस पर मत जाइए, आप अंदर की रियलिटी, अंदर के फैक्ट, अंदर की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को देखिए और उसके बाद ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करिए। देन कंजर्वेटिज्म, प्रोबेबल एक्सपेंसेस लॉस को रिकॉर्ड करेंगे लेकिन प्रोबेबल इनकम या गेन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हमारे प्रॉफिट ओवर स्टेटेड न होने पाए। देन कंसिस्टेंसी, आपकी अकाउंटिंग मेथड, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट, आप उसमें फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं कर सकते, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। देन एक्रूअल बेसिस, ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का एक मेथोडोलॉजी है जहां पर कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं मर्केंटाइल बेसिस पर, और इसमें हम वो जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड हमने डिसाइड किया, मान लो अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का, 6 महीने का, 1 महीने का, मान लो 12 महीने का, 12 महीने में भी अप्रैल से मार्च है और अप्रैल से मार्च में भी 2024 से 25 है, तो 24 से 25 में जो भी आपने इनकम अर्न की उसके अगेंस्ट हम मैच करेंगे वॉट एवर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर गेटिंग, फॉर अर्निंग इनकम। उस इनकम को कमाने के लिए जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं वो सारे एक्सपेंसेस हम उसके अगेंस्ट चार्ज करते हैं। बराबर बेटा? पक्का बच्चों? चलिए बच्चा, पॉइंट नंबर 3 नोट करिए बेटा, कैश बेसिस। मिला बच्चों? चलो बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। अभी इसके पहले मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का एक मेथड आपके सामने रखा था, एक्रूअल बेसिस। देखो एक्रूअल में आपके प्रॉफिट की एक्यूरेसी तो होगी लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और अकाउंटिंग मेंटेन करने का थोड़ा सा डेप्थ एंड डिटेल्ड मेथोडोलॉजी है। और जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखेंगे बहुत सारे छोटे 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 व्यापारी हैं, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टनरशिप फर्म है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रोफेशनल हैं बट वो नॉन अकाउंटिंग फील्ड के हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है। अब ये सारे लोग भी पैसा कमाते हैं, इन लोगों पर भी सरकार को टैक्स लेना है, टैक्स कलेक्ट करना है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये लोग हिसाब किताब मेंटेन्ड एक्रूअल बेसिस पे कर ले, उनके लिए पॉसिबल नहीं। अब बताओ एक डॉक्टर है, अच्छा पैसा कमा रहा है, अब आप उसको बोलोगे कि आप अपना हिसाब किताब मेंटेन करो एक्रूअल बेसिस पर। अब ऐसे केस में उसको क्या काम करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग की डिटेल निकालनी पड़ेगी,
प्रीपेड की डिटेल निकालनी पड़ेगी, एक्रूड की डिटेल निकालनी पड़ेगी, अनअर्ड की डिटेल निकालनी पड़ेगी। और बेचारा जो डॉक्टर है उसको आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्ड समझ ही नहीं आना है। बराबर बेटा? तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्ड ये उसको समझ नहीं आएगा, तो ऐसे केस में वो अपने हिसाब किताब भी मेंटेन नहीं करेगा, और जब हिसाब किताब मेंटेन नहीं करेगा तो प्रॉफिट ही नहीं निकाल पाएगा, सरकार को टैक्स ही नहीं भरेगा। तो यहां हम एक और अल्टरनेटिव मेथड की बात करने जा रहे हैं, जो होगा कैश बेसिस। और ये मेथड जो छोटे व्यापारी, जो छोटी पार्टनरशिप फर्म या छोटे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिन पर की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करने का, या कई ऐसे नॉन अकाउंटिंग फील्ड के लोग हैं जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं, जिनको अकाउंटिंग समझ नहीं आता है, अकाउंटिंग उन लोगों के टच में नहीं है। अब ऐसे लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कोई अल्टरनेटिव मेथड जो कि इजी है उस पर मेंटेन कर सकते हैं? कर सकते हैं, दैट इज कैश। और भाई एक डॉक्टर है, उसको आउटस्टैंडिंग प्रीपेड समझ नहीं आएगा, लेकिन पैसा कितना है तो समझ आएगा। एक कैश बेसिस में कितना सीधा काम, साल भर में जितना भी कैश आपके पास आया वो आपकी इनकम, जितना कैश आपके पास से गया वो आपका खर्चा। अगर हम अकाउंटिंग ईयर 24-25 की बात करें तो इनकम वो लिखेंगे जो इनकम की ड्यूरिंग ईयर में क्या हो चुकी है, रिसीव्ड। एक्सपेंसेस वो लिखेंगे जो ड्यूरिंग ईयर में क्या हो चुके हैं, पे। जैसे ये देखो जी, हम वो इनकम लिखेंगे जो ड्यूरिंग ईयर में मेरे हाथ में आ गई। मान लीजिए एक सीए के तौर पर आपने 1000 क्लाइंट को सर्विसेज दी, फीस आपको 800 की मिली, तो आप 800 की फीस इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करो, क्योंकि आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हैं। जब आएगी तब की तब इनकम आनेगी, जिस रिलेवेंट ईयर में आएगी उस ईयर में इनकम आनेगी। और डॉक्टर तो करते ही है भाई, दुकानदारी लेके बैठे हम, साल भर में जितने भी पेशेंट को हमने डील करा उन सबसे जितनी फीस आ गई वो हमारी इनकम। अच्छा, जितने एक्सपेंसेस हमने पे किए, बराबर ना बेटा, वो सब खर्चे मान लेंगे हम। कुछ आउटस्टैंडिंग है, कुछ प्रीपेड है, उस पर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। ये देखो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, मान लीजिए ईयर 24-25 का, बोलो जी हाँ, इनकम वो लिखेंगे जो इनकम क्या हो गई आपको, यहां एक्सपेंसेस वो लिखेंगे जो एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ईयर में क्या हो गए, पेड। अब बताइए ऐसे केस में हम आउटस्टैंडिंग को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, प्रीपेड को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक्रूड को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और अनअर्ड को भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बोलो कि यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? ईमानदारी से बेटा, चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, बताना। हाँ, सपोज करें सब ये करंट ईयर है आपके सामने 24-25, बराबर बेटा? अब मान लो ये बंदा एक डॉक्टर, डॉक्टर है, इसके सामने पेशेंट आता, कस्टमर, कस्टमर मतलब जो बेचारा कष्ट से मर रहा है, कस्टमर। डॉक्टर ने इस पेशेंट को रिपेयर मतलब ठीक ठाक किया, पेशेंट ठीक हुआ, और जैसे पेशेंट ठीक होता ना, उस बंदे को अब दूसरा टेंशन स्टार्ट हो जाता, फीस कितनी। और कभी कभी डॉक्टर इतना लंबा बिल देखता है कि बिल देख के ये बंदा वापस यू टर्न यानी स्ट्रेचर पे आ जाता है। मान लो डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया ईयर 2021 में, बिल आपके हाथ में थमाया 10,000। पेशेंट इतना समझदार, पेशेंट का कहना बनता है डॉक्टर साहब आपने मेहनत किया, आपने मजदूरी किया, मतलब आपने काम किया है, फीस बनती है, हक बनता आपका, हक बनता है, मेरे को देना भी चाहिए, लेकिन अभी पैसा है नहीं। और ये आंखों में देखो, आप भली मेरी आंखों में देखो, सच्चाई है।
मैं अगले साल आके फीस देके जाऊंगा। और अगर मान लो ये बंदा जिसको कि आपने सर्विसेज तो दी थी 21 22 में, ये फी देके जाता 22 23 में। अब बोलो जी, अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं एक्रूअल बेसिस पर, और अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं कैश बेसिस पर, बोलो एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो 10,000 रुपए की इनकम कौन से ईयर की इनकम मानेंगे? यस। और अगर अकाउंटिंग कैश बेसिस पे कर रहे हैं तो ना 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 ना, कैश बेसिस में पूरी पूरी जिस साल पैसा, पक्का? अच्छा चलो, इसके अपोजिट अगर मान लो ऐसा हो जाए, चलो 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 चलो, सेम 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 एपिसोड रिपीट। ये वही पेशेंट, डॉक्टर ने इनका ट्रीटमेंट किया, बिल दिया 10,000। बिल कितने का दिया बेटा? और पेशेंट ने पेमेंट दे दिया 20,000 का। डॉक्टर साहब 10,000 चेंज दे रहे हैं, पेशेंट का कहना डॉक्टर साहब रखो 10,000 इस साल के, और अगले साल में फिर आऊंगा 10,000 अगली बार में एडजस्ट कर लेना। और मान लो वो ईमानदारी से अगले साल आया, अब बताओ 10,000 का इलाज इस साल कराया, 10,000 का इलाज इस साल कराया, लेकिन 20,000 रुपए यहां पूरे पूरे वो स्टार्टिंग में दे चुका था। बराबर बेटा? चल अब मेरे को बताओ कि ऐसे केस में अगर मैं एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करूं, कैश बेसिस पे करूं, तो कैसे वर्किंग करेंगे? वेरी गुड बेटा, शाबाश शाबाश। यहां भी 10 और यहां भी 10, जिस साल जितनी जितनी सर्विसेज दी। और कैश बेसिस में अगर होगा तो पूरा 20,000, यहां कुछ नहीं। बोलो कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर सकते बेटा ईमानदारी से? अब यही एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और, ये लिखा बेटा मैंने एक्रूअल, ये लिखा कैश। समझना बच्चों, अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करूं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 तो आपको कंपलसरी करता है कि सिर्फ आपको एक्रूअल पे काम करना है, कैश पे नहीं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 की बात करूं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी स्टैब्लिश है, और वो बात करता है एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करना कंपलसरी, कैश पे नहीं। ठीक, इसके बाद कंपनी एक्ट की अगर बात करेंगे तो इंडियन कंपनी एक्ट का सेक्शन 128 कंपलसरी करता है आपको एक्रूअल पे अकाउंटिंग करना है, कैश पे नहीं। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट की बात करोगे तो इनकम टैक्स एक्ट ये परमिट करता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसका सेक्शन 3 परमिट करता है कि आप दोनों में से किसी भी एक बेसिस पर अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं, आपको ये ऑप्शन दिया। और इनकम टैक्स एक्ट ने ये ऑप्शन इसलिए दिया क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट का पाला तो कंपनी से भी पड़ेगा, छोटे मोटे व्यापारी से पड़ेगा, छोटे मोटे प्लम्बर भी अगर अच्छा कमा रहा तो उससे भी पड़ेगा, और इसी तरह से जो सीएस डॉक्टर इंजीनियर या कई नॉन अकाउंटिंग फील्ड के लोग हैं उनसे भी पड़ेगा, ये पारस चाय वाले से भी पड़ेगा, त्यारपण पान वाले से भी पड़ेगा, तो ये क्या नाम था बेटा आप लोग, हाँ प्रतीक भंगार वाले से भी पड़ेगा। बराबर? और इन बेचारों को एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं आती, तो चलो कैश बेसिस पे आती है, कैश बेसिस पे हिसाब किताब मेंटेन करके टैक्स पर। पक्का बेटा? बोलो क्या तक सब बच्चों को लॉजिक क्लियर? ईमानदारी से कर सकते हैं? चलो आज के सेशन को हम एंड करते बेटा। अभी तक देखो, सबसे पहले मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था आपको मनी मेजरमेंट, एक लाइन में बोल दो, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। हम उसी ट्रांजेक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करेंगे जिसको मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। सेकंड, सब्सटेंस ओवर द फॉर्म, वहां मैंने बताया था ट्रांजेक्शन ऊपर से कैसा दिख रहा है उस पर मत जाओ, अंदर की रियलिटी फैक्ट देखो, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो। थर्ड, कंजर्वेटिज्म, प्रोबेबल एक्सपेंसेस लॉस को रिकॉर्ड करेंगे लेकिन प्रोबेबल इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फोर, कंसिस्टेंसी, आपकी अकाउंटिंग मेथड, अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? कंसिस्टेंट, यूनिफॉर्म। फिफ्थ, एक्रूअल, एक्रूअल बेसिस में वॉट एवर इनकम अर्नड वो लिखेंगे, उसके लिए वॉट एवर एक्सपेंसेस कंज्यूम यूटिलाइज उसको हम उसके अगेंस्ट चार्ज करेंगे। कैश बेसिस, वॉट एवर इनकम रिसीव्ड इन कैश उसको हम इनकम के तौर पे ले लेंगे, वॉट एवर एक्सपेंसेस पेड हम उसको एक्सपेंसेस के तौर पे कंसिडर करेंगे। चल बेटा आज की सभा समाप्त करें।
सब बच्चों को क्लियर? कोई डाउट? उधर बेटा, इधर बच्चों, पक्का बच्चों? चलो ऑनलाइन वाले बच्चों, सेशन एंड किया जाता है। सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। ओके बेटा, ठीक है बेटा, सेशन एंड करते हैं, है ना?